नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल शर्मा है। आप ऑनेस्टी ऑन स्क्रीन देख रहे हैं राज समाचार पर। अल्सर सुना है डॉक्टर से, कहीं क्या हुआ, पेट में अल्सर हो गया, हाथों में अल्सर हो गया, ज़रूर सुना है। लेकिन आँखों का अल्सर में तो पहली बार एक केस देखा किसी का, तो मैंने कहा क्यों ना इस पर डॉक्टर से बात की जाए। मेरे साथ हैं डॉक्टर मयंक अग्रवाल। इनका एक वीडियो आ चुका है लेसिक सर्जरी पर, मैं उसका नीचे लिंक डाल दूंगा आपको, उसको ज़रूर देखिएगा। तो मैंने सोचा क्यों ना डॉक्टर साहब से आँखों के अल्सर के बारे में बात की जाए। डॉक्टर मयंक अग्रवाल हैं जयपुर में, और जिंदल आई हॉस्पिटल के नाम से इनका हॉस्पिटल है, और करीब 50,000 सर्जरियाँ अब तक ये कर चुके हैं। 50,000 लोग तो तनख्वाह ही नहीं कमाते 50,000, और ये सर्जरियाँ कर चुके हैं। सर, आपका राज समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, ये आंख में घाव क्या होता है, अल्सर क्या होता है? आंख में अल्सर जो है वो बेसिकली आंख का जो काला हीरा, जिसे अपन कांच भी बोलते हैं, आंख का हीरा भी बोलते हैं, और हम लोग इसे कॉर्निया बोलते हैं, जो कि ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है, जिसमें से रोशनी जो है वो आंख के अंदर जाके फोकस होती है, जिससे हमें दिखता है। तो कॉर्निया में अगर ऊपर की सतहों का नुकसान हो जाता है, चाहे वो चोट से हो, चाहे वो किसी इन्फेक्शन से हो, तो उसे कॉर्नियल अल्सर कहते हैं। दो विशेष प्रकार होते हैं। एक, जैसे मैंने बताया, चोट से, जैसे अभी खेती का सीजन चल रहा है, तो व्यक्ति जो खेतों में काम करते हैं, तो कोई लकड़ी का डंडी या कोई फांस, शूल, कांटा आँख में चला जाता है, तो वो ऊपर की सतह को रगड़ के खराब कर देता है, जिसको कॉर्नियल अल्सर कहते हैं। दूसरा अल्सर होता है इन्फेक्शंस में, जैसे वायरस के इन्फेक्शंस हों, जैसे अभी कंजंक्टिवाइटिस चल रहा है, तो उसके अंदर आपको अगर आंखें आई हुई है तो कॉर्निया को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो वायरस अगर कॉर्निया में घुस जाए तो वो ऊपर की सतह को ख़राब करके और वायरल अल्सर बना देता है। ऐसे बैक्टीरियल अल्सर्स भी होते हैं, फंगल अल्सर्स भी होते हैं, बहुत अलग अलग किस्म के अल्सर्स होते हैं। अगर इनका समय अनुसार इलाज किया जाए तो दवाई से ठीक हो सकता है सर? हाँ, अगर इनको समय अनुसार दिखा लिया जाए तो ये ठीक हो सकते हैं। अल्सर के अंदर एक चीज़ अनिल, मैं बहुत ख़ास तौर से समझाना चाहूँगा दर्शकों को। आँख में कुछ भी होता है, मेडिकल से जाके एक दवा ले लेते हैं और वो दवा आँख में बिना सोचे समझे डाल लेते हैं। अल्सर पेशेंट ने अगर स्टेरॉयड दवाओं का अगर एक बार भी इस्तेमाल कर लिया, तो फिर उस आँख को बचाना और अल्सर को ठीक करना दोनों ही बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो अगर किसी की आँख में कोई चोट लगी है, कोई सफ़ेदी का निशान है, आँख बार बार रड़क रही है, लाल हो रही है, ऐसा लगता है कि आँख के अंदर कुछ गिर गया है, तो कृपया करके किसी नज़दीकी नेत्र चिकित्सक को दिखा के ही दवा लें। अपनी मर्जी से स्टेरॉयड ड्रॉप्स ना डालें, वो आपकी आँखों के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। यानी मतलब मैं भी एक दो बार गया हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा। जैसे आंखों में कुछ हुआ, मैं नाम नहीं लूँगा दवाई का, लाया, डाल लिया, वो तो गलती से ठीक हो गया, बट इसमें रिस्क बहुत हाई है। रिस्क हाई है, बहुत हाई है। अल्सर पेशेंट ने अगर कुछ स्टेरॉयड ड्रॉप्स यूज़ कर ली तो उसका ठीक होना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा हम लोगों के लिए नाइटमेयर है अल्सर, जो स्टेरॉयड ट्रीट। अभी एक नाम नहीं लेना उस मेडिसिन का, अभी एक दवाई बंद भी की है सरकार ने। वो अलग चीज़ है, वो स्टेरॉयड नहीं है। वो स्टेरॉयड नहीं है? हाँ, वो अच्छा। बेसिकली एक मार्केटिंग गिमिक हो रहा था, उसके लिए उन्होंने बंद किया है, बट स्टेरॉयड नहीं वो स्टेरॉयड नहीं है। स्टेरॉयड पर सर, स्टेरॉयड मेडिसिन तो बहुत मिलती है, बहुत कॉमनली मिलती है, और मेडिकल स्टोर सबसे पहले आपको निकाल के स्टेरॉयड ही देगा। तो इसलिए मेरी यही गुजारिश है कि किसी को दिखा के दवाई डालें। आप दवाई ना डालें, आप आँख को सिर्फ बंद रख लें, साफ पानी से धो लें, उसमें कोई परेशानी नहीं है, बट आप बिना सोचे समझे, बिना किसी चिकित्सक की सलाह के दवा ना डालें। चलिए आइंदा मैं भी याद रखूँगा। सर, मान लीजिए अगर मेडिसिन से ठीक नहीं होता तो क्या इसकी सर्जरी होती है? यस, अगर मेडिसिन से अल्सर ठीक नहीं होता है, या मेडिसिन के थ्रू अल्सर ठीक भी हो जाता है, बट उसको ठीक होने में अगर समय लगता है, तो आँख का हीरा जो है वो धीरे धीरे सफ़ेद हो जाता है, क्योंकि जहाँ पे भी कोई इंजरी होती है तो एक स्कार मार्क बनता है, और स्कार हमेशा सफ़ेद होता है। तो उस सफ़ेदी को हटाने के लिए इसमें अलग अलग किस्म की सर्जरीज होती है, जिसमें कॉर्निया ट्रांसप्लांट, जिसको कि हम मतलब आँखों का प्रत्यारोपण कहते हैं, वो किया जाता है।
आजकल प्रत्यारोपण बहुत ही एडवांस लेवल पे है। आपकी आँख की जो लेयर ख़राब है, आँखों की बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं, तो उसमें जो भी लेयर ख़राब है आप पर्टिकुलरली उस लेयर को क्लीन करके और वहाँ पे एक दूसरी व्यक्ति की जो आँख डोनेट करने में आती है उसको लगा के उसको ठीक कर सकते हैं। अच्छा, ये आंखें डोनेट होती है तो चीज़ें निकाल उसमें से, जैसे कि यानी पूरी आंख नहीं होती है इससे? नहीं। आँख जो डोनेट होती है उसमें जो मृत व्यक्ति है उसके शरीर से तो पूरी आँख ही निकाली जाती है। ओके। परंतु काम में सिर्फ कॉर्निया आता है, काम में सिर्फ कॉर्निया ही आता है, बाकी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो काम में नहीं आते। सर पता मैं क्या सोच रहा था, वो जो आंख निकाली जाती है वो एज इट इज लगा दी जाती है, सच्ची है? मैं जो मैं कह रहा हूँ, नहीं, इसमें सिर्फ आँख का कॉर्निया ही काम में आता है, बाकी आँख जो है वो डिस्कार्ड कर दी जाती है। सर ये कॉर्निया कितने समय, मान लीजिए किसी ने डोनेट की, कितने समय तक जीवित रहता है ये? देखिए, इसके लिए कॉर्निया डोनेशन के लिए है कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के 6 घंटे के अंदर अंदर वो आँख निकाल लेनी चाहिए और विद इन 24 आवर्स वो आई बैंक पहुंच जानी चाहिए, जहाँ पे उसको एक प्रिजर्वेटिव मीडियम के अंदर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर प्रिजर्व किया जाता है। यानी एक बार अगर आपने प्रिजर्व कर लिया तो उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो लगभग 1 से 2 हफ्ता है। अच्छा, यानी 6 घंटे के अंदर आंख निकाल ले, उसके बाद उसको आई बैंक में पहुंचा दे, फिर 1-2 हफ्ते, मतलब किसी को भी अगर लगाना तो 1-2 हफ्ते एक हफ्ते से 2 हफ्ते के अंदर आप लगा सकते हैं। जितना जल्दी लगाएं उतना बेहतर है। तो हम लोग तो यहाँ वेटिंग में रहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में डोनेशंस कम होते हैं, तो हम तो पेशेंट्स की लिस्ट होती है हमारे पास, और जैसे ही आँख आती है हम पेशेंट को कॉल करके और तुरंत जैसे ही आई आती है हम तुरंत उसका ट्रांसप्लांट कर देते हैं। सर ये तो एक्सपेंसिव भी बहुत होता होगा? काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोसीजर है, क्योंकि इसके अंदर जो टिश्यू है वो टिश्यू जैसे एक शरीर से दूसरे शरीर में लगा रहे हैं तो उसकी बहुत सारी जांचें होती हैं, तो उन जांचों की कीमत बहुत ज़्यादा है। लगभग 12-15 हज़ार रुपये तो सिर्फ टिश्यू की जांचों में ही लग जाते हैं। उसके बाद में उनको ट्रांसप्लांट के लिए जो इक्विपमेंट्स चाहिए वो इक्विपमेंट्स भी बहुत हाई एंड होते हैं, तो एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव तो है, मतलब लगभग एक आई ट्रांसप्लांट जो है वो लगभग 40-50 हज़ार रुपये से शुरू हो जाता है। सर मान लीजिए ट्रांसप्लांट आपने कर दिया, उसके बाद? ट्रांसप्लांट के बाद में एक सबसे बड़ी रिस्क है कि ये किसी दूसरे के शरीर की चीज़ है, ये आपकी बॉडी एक्सेप्ट करती है या नहीं। तो ट्रांसप्लांट के इमीडिएटली बाद में 2 चीज़ें हैं, एक तो आपको इन्फेक्शन से बचाया जाए और दूसरा आपको कुछ दवाइयाँ ऐसी दी जाए आँख में डालने की जिससे कि ये टिश्यू रिजेक्ट ना हो, आपकी बॉडी इसको रिजेक्ट ना करे। तो उसके लिए कुछ दवाइयाँ जो हैं वो दी जाती हैं। मेजरली पेशेंट्स के अंदर अब जो टेक्निक्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जिसको हम अलग अलग डीसैक, डेल्क और डीमैक बोलते हैं, इनके अंदर रिजेक्शन के चांसेस अब काफ़ी कम हो गए हैं। तो दवाइयों से हम उनका रिजेक्शन जो है वो मैनेज करते हैं। स्टिल कुछ केसेस में अभी भी जो ग्राफ्ट है वो रिजेक्ट हो जाता है, तो इसको प्रोसीजर को फिर दोबारा भी कर सकते हैं। सर एक चीज़ और होती है, आपने जैसे अभी आंखों की बात की थी कि एक आंखों में आजकल एलर्जी बहुत होती है। एलर्जी तो पहले से भी बहुत होती थी, और इन दिनों के अंदर हमारे जो इम्यूनिटी लेवल है वो थोड़ा सा ओवरऑल खान पान और दिनचर्या के हिसाब से कमज़ोर ही होता जा रहा है। तो जैसे जैसे इम्यूनिटी लेवल कम होता है तो एलर्जीज बढ़ जाती हैं, और बच्चों में ख़ास तौर से जो एक स्प्रिंग कटार पुराने ज़माने में बोलते थे हम, वर्नल केरेटोकंजक्टिवाइटिस बोलते हैं, तो वो बहुत कॉमन है। और उसमें भी बात वही है कि बच्चों को आप दिखाएं नहीं और इम्प्रॉपर मेडिकेशन डालें तो उसमें काफ़ी नुकसान होता है। एलर्जी एज सच अनिल कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं करती है। लेकिन बच्चों में एक बीमारी हो जाती है सर। हाँ, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, एलर्जी से प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होती है। एलर्जी के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे होती है कि जैसे एलर्जी हुई आपको खुजली चलेगी, खुजली चलेगी, तब एक ह्यूमन रिस्पॉन्स क्या है? रगड़ेंगे। अब वो रगड़ने से आँख की पुतली या हीरा जो है वो कमज़ोर हो जाता है, जिसको हम केराटोकोनस बोलते हैं। इसमें कॉर्निया जो है वो कॉनिकल शेप हो जाता है और उसमें सिलेंड्रिकल नंबर बहुत तेज़ी से बढ़ता है, और उसके बाद में ओवरऑल जो करेक्शन है वो आना बंद हो जाता है, पेशेंट को दिखना बंद हो जाता है। मैंने आज ही एक 6 साल का बच्चा देखा है जिसकी कॉर्निया ऑलमोस्ट ख़त्म सी हो गई है, और उसको ट्रांसप्लांट के लिए मुझे लेना पड़ेगा 6 साल के बच्चे को। तो ऐसे केसेस बहुत होते हैं। एलर्जी जब भी हो, या एक तो दवा आप अपन किसी भी नेत्र चिकित्सक की सलाह से लें, प्लस आंखों को रगड़े नहीं। अब
आप पूछेंगे कि डॉक्टर साहब मन में इच्छा होती है रगड़ने की, रगड़े नहीं, तो ये तो कहना तो आसान है, बट रुका कैसे जाए? यही मैं बता रहा हूँ, जब आती है ना सर, कई बार ऐसे कहता कि हाँ, तो रुका कैसे जाए? तो रोकने का तरीका ये है कि एलर्जी जब भी होती है आप आंखों को कुछ ठंडक दें, जैसे ठंडे पानी से आइस वॉश कर लें। वॉश करने की व्यवस्था नहीं है, आपके हाथ में कोई रुमाल है, आप उसको गीला करें और आंखों के ऊपर रख लें। रुमाल रख सकते हैं, रुई रख सकते हैं, आजकल आइस पैक्स आते हैं, आप आइस पैक लगा सकते हैं। आई ग्लासेस आते हैं जिनको आप ठंडा करके अपनी फ्रिज में रख लीजिए, आप आई ग्लासेस पहन लीजिए। आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले लीजिए, उसके चारों तरफ आप एक कोई कपड़ा लपेट के और अपनी आंखों के ऊपर रख लीजिए। बहुत सारे उपाय हैं जो कि रेडीली रोड साइड अवेलेबल है। आंखों को थोड़ा ठंडक देंगे, इचिंग बंद हो जाएगी, आपको रगड़ना नहीं पड़ेगा, और रगड़ना नुकसानदायक है। सर एक बार आंखों को ठंडक देने का तरीका फिर बताइए। ठंडे पानी से वॉश कर सकते हैं। ठंडे पानी से मेरा मतलब है 0 डिग्री नहीं, जो मटके के पानी का टेम्परेचर होता है अपने को उस टेम्परेचर से वॉश करना है। कपड़े को गीला करके या रुई को गीला करके आंख के ऊपर रख सकते हैं। कोई भी ठंडी वस्तु जैसे आइस है उसको कपड़े में या रुमाल में लपेट के लगा सकते हैं। आई मास्क आते हैं, उनको आप फ्रिज में रख लीजिए, वो ठंडे हो जाते हैं, उन मास्क को आप डायरेक्टली पहन सकते हैं। और रोड साइड जा रहे हैं तो आपने कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल ली, कुछ भी कैन लिया जिसमें कि जो ठंडा हो फ्रिज में हो, उसको निकाल के आप आंख के ऊपर रख लीजिए, कोई इशू नहीं। ये बढ़िया तरीका है सर। मतलब आपको घर में तो अवेलेबल है ही है, बाहर भी रोड पे भी मिल जाएगा। अगर आपको आंखों में दिक्कत हो रही है तो आपने फ्रिज में से निकाली कोल्ड ड्रिंक की बोतल, आंख पे लगाई और वापस रख दी, पैसे भी नहीं लगेंगे। नहीं, बाहर अगर खरीदी तो सर पी भी लेंगे। सर जब ये अगर बीमारी हो गई बच्चों वाली जो आपने बताई है, तो परहेज क्या बच्चों को आगे दिक्कत नहीं आएगी? फिर आगे दिक्कत आती है सर इसमें। ये केराटोकोनस अगर एक बार आ जाए तो ये एज के साथ धीरे धीरे बढ़ता रहता है। इसमें मैक्सिमम रिस्क होती है 8 साल से 14 साल के बच्चों के बीच में, और 25 साल तक इसकी रिस्क रहती है। इसमें हम लोग एक कॉर्नियल टोपोग्राफी करके पेशेंट को जो है वो ट्रैक करते रहते हैं कि ये कमज़ोरी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। अगर ये कमज़ोरी बढ़ रही है तो इसमें कोलेजन क्रॉस लिंकिंग करके एक लेज़र प्रोसीजर होता है, उससे हम उस कॉर्निया को इतनी स्ट्रेंथ दे देते हैं कि ये बीमारी फिर आगे जीवन में बढ़ती नहीं है। तो अगर ये बीमारी बढ़ना रुक जाती है तो उसके बाद में उसको ग्लासेस या कॉन्टैक्ट लेंस दे के हम उसका जो है वो विजन वापस रिस्टोर कर सकते हैं। लेकिन प्रोसेस लंबा है। प्रोसेस लंबा है और थोड़ी मुश्किलें भी आती हैं, क्योंकि कॉन्टैक्ट लेंस इसके अंदर जो देते हैं आपको डेली पहनना है, डेली उतारना है, तो वो बच्चों के लिए थोड़ा, और माँ बाप के लिए, सभी के लिए थोड़ा मुश्किल तो होता ही है। बट यस, वो कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाने के बाद में पेशेंट को विजन वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो जैसे बाकी नॉर्मल लोग बाग देख रहे हैं वो वैसे ही देखता है और वैसे ही सारे काम करता है जैसे एक नॉर्मल इंसान कर रहा है। देखिए, इसका उपाय बहुत साधारण है। अगर आप, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर कोई दिक्कत हो जाए तो सीधा डॉक्टर साहब कंसल्ट करें, किसी मेडिकल स्टोर पे ना जाएं, कोई और दवाइयाँ ना लें। बच्चों में अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही तो आप उसी समय दिखा दें, तो बच्चों का इलाज आराम से मेडिसिन से हो सकता है। और अगर ज़्यादा दिक्कत हो जाती है तब तो वही आपको डॉक्टर के पास आना ही पड़ेगा, सर्जरियाँ भी करवानी पड़ेगी। तो इससे अच्छा बचाव ही कर लें, ज़्यादा बढ़िया सर। बिल्कुल, बचाव ज़्यादा ज़रूरी है। बचाव ही उपचार है। बचाव ही उपचार है। सर बच्चों में तो सच में ना, समझाए कौन सर, बंदर से ना होती है। अब देखो, ये तो कुछ हमें थोड़े से एफर्ट्स करने ही पड़ेंगे। बच्चों को तो समझाने, वो तो ना समझें, तो उनको प्यार से पहले कोशिश करें, थोड़ा सा समझा के, डांट से भी। देखो, हर तरीके से ही बच्चों को तो समझाना ही पड़ेगा। ये उनके बेहतर भविष्य के लिए है, क्योंकि आँख एक बार जो बचपन में ख़राब हो गई, वो अगर ये सोचेंगे बड़े होने के ऊपर ठीक हो जाएगी, तो नहीं, जो बचपन में ख़राब हो वो आगे जाके भी ख़राब ही रहेगी। तो इसलिए बच्चों को समझाना ज़रूरी है। अगर आपसे नहीं समझ रहा है, आप किसी नाती रिश्तेदार से समझवा दीजिए, उनसे नहीं समझ रहा है, किसी और मेडिकल फील्ड वाले से या डॉक्टर से समझवा दीजिए। या सबसे बेस्ट होता है आजकल जो हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि आप उन बच्चों के टीचर्स को बता दीजिए। बच्चे अपनी टीचर्स की बात काफ़ी हद तक सुनते हैं। तो अध्यापक, माँ बाप को तो गांठते नहीं है सर। माँ बाप को नहीं गांटते, बट अपने अध्यापक की बात वो सुनते हैं। तो मेरे ख्याल से एक टीचर्स को यूज़ किया जा सकता है बच्चों को कुछ समझाने के लिए बेहतर तरीके से। माँ बाप की तो सच में, मेरा बेटा है 10 साल नहीं सुनता सर। अरे ये कर लें,
सर पता वो था, फिर अपनी मम्मी के पास चला जाता, पापा ये कह रहे हैं, मम्मी पक्ष लेके मेरे पास आ जाती है, डांट क्यों मारी? आपका 10 साल का, मेरा 22 साल का है, वो भी नहीं सुनता है। वो भी नहीं सुनता। चलिए सर, मुझे लगता है कि जिन्होंने भी ये वीडियो देखा होगा, सुना होगा, तो हर चीज़ पे गौर भी करेंगे और किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाके वैसी दवाई नहीं लेंगे। मेरी सबसे यही गुजारिश है, कृपया सेल्फ मेडिकेशन ना करें, आप किसी चिकित्सक की सलाह से ही दवा डालें। और घरेलू उपाय में सबसे बेस्ट है अपनी आइज़ को वॉश कर लीजिए। 50% बीमारियों में वॉश करना सफिशिएंट है। ड्राइनेस भी खत्म होती है सर इससे? हाँ, ड्राइनेस होती है ना, आप वॉश ना करें, ठंडे पानी का सेक कर लें, ड्राइनेस ठीक हो जाती है, आपको रिलीफ मिल जाता है। तो आप ठंडे पानी से सेक कर लीजिए, तो आपके पास ठंडा सेक है, गर्म सेक है, आंखों को धोना, ये 3 चीज़ आप कर सकते हैं और इनके कोई पैसे नहीं लग रहे हैं। आप सेल्फ मेडिकेट ना करें। सेल्फ मेडिकेशन करना है एट द मैक्सिमम कोई भी लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप जो आंखों में आंसू के बराबर काम करती है, वो आप सेफली यूज़ कर सकते हैं, उसके कोई नुकसान नहीं है। चलिए सर, आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि अगर फिर भी अगर जरूरत पड़े आपकी कभी और किसी क्वेश्चन के लिए तो आ सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट वेलकम अनिल जी। चलिए सर, नमस्कार। नमस्कार।